रोशनी तो अब आई है जिंदगी में, है ना, कोई बात नहीं। जर्नल एनिमल हस्बेंड्री अपन स्टार्ट करने वाले कंप्लीट। कौन सी? जर्नल एनिमल। भाई वैसे तो देखा जाता है मोटिवेशनल क्यूट्स या फिर मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास का आगाज करना चाहिए, लेकिन आपकी हरकतों के से एक नॉर्मल बात मैं कह के जाता हूँ कि रास्ते तबाही के थे, हम अपना समझ बैठे। रास्ते तबाही के थे, हम अपना समझ बैठे। गैरों से दिल लगाकर खुद को मस्ताना समझ बैठे कि रास्ते, क्योंकि हरकत है, तुम लोग पूरे दिन घुसे पड़े रहते हो उसके अंदर। ये जस्ट अभी भी माइंड में चला, मैंने कहा एक बार कर ही लेते हैं कि रास्ते तबाही के थे, हम अपना समझ बैठे। गैरों से दिल लगाकर खुद को मस्ताना समझ बैठे। आंख क्या खुली एक दिन, सपने चकनाचूर हुए, पता चला वो गैर ही हमें गुलदस्ताना समझ बैठे। पता चला, पता, आंख क्या खुली एक दिन, सपने चकनाचूर हुए। जितने भी आप कहते हैं ना, ट्रू, ट्रस्ट, जितने भी वर्ड आप यूज करते हैं, और उससे ज्यादा झूठ जिंदगी में कहीं नहीं है जिसको आप ट्रू मानते हो, है ना। सुबह कोई और, शाम को कोई और। इसीलिए कहता है कि आंख क्या खुली एक दिन, सपने चकनाचूर हुए, पता चला वो गैर ही में गुलदस्ताना समझ बैठे। गुलदस्ताने का मतलब समझे? गमला जो अपन वेट करते हैं, ठीक है, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में चला जाता रहता है। तो ये जितनी भी मोह माया उससे बाहर निकलो, मोबाइलों से थोड़ा परे हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ आए हो जिस काम के लिए, वो काम पहले करो, ठीक है। चले देखिए, एनिमल हस्बेंड्री बेसिक चीज से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मल है, टर्म्स जितने भी होते हैं वहां से मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सभी को क्या है? गुड मॉर्निंग है। चले क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक पॉइंट अपन रखते हैं, क्या? एनिमल हस्बेंड्री। क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री? क्या होती है? पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री, आ जाइए भैया। एनिमल हस्बेंड्री जिसे आप नॉर्मली बोलते हैं पशुपालन। क्या बोलते हो? पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा परिभाषा से रिलेट अपन इससे बात कर लेते हैं। बाकी सारा नया मैटर, सारी नई चीजें, किसको क्या बोलते हैं, क्या शब्दावली इसमें यूज हो रही है, वही चीज आज बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है। पवन शर्मा जी बिल्कुल स्वागत है। भावना चौधरी जी, हाँ बिल्कुल सभी का स्वागत है। सत्यम ऑफिशियल, बिल्कुल भाई ऑफिशियल बड़े बनते हो तुम लोग, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, क्या वास्तविक मीन क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री का? पशु पालन। अब यहां देख, पशुओं को पालना, पशुओं को पालना, लेकिन वास्तविक मीन देखा जाए तो इस वर्ड से अपन निकालते हैं, ठीक है। ये हस्बेंड्री किससे बना है? किससे बना है? हस्बैंड से बना। हस्बैंड क्या करता है बेचारा? देख रेख करता है, पालता है तुम लोगों को। अरे तुम लोगों को तो क्या पालेगा हस्बैंड? तुम लोगों को तो वही पालेगी जो पालने वाली है, अपना, है ना। हस्बैंड देख रेख करता है या पालता है? देख रेख करता है, पालता नहीं है हस्बैंड कभी, है ना। किससे बना? हस्बैंड से। तो तुम लोग क्या हो अभी तक? है अकेले हो? यूं जिंदगी में अकेले रहने की कोशिश ही कर, है ना। हाँ, नहीं तो ये जिंदगी में जितनी शांति है, अशांति में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो जीते रहना, ठीक है। हस्बैंड्री किससे बना है? हस्बैंड से। हस्बैंड बेचारा क्या करता है? देख रेख करता है। देख रेख करना, हु वन टेक्स केयर, हु वन टेक्स केयर, यानी जो देख रेख करता हो, जो देख रेख करता हो। लेकिन यहां शब्द क्या यूज कर रहे हैं अपन? पालन। भाई आजकल किसी को पालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतना जानता। ना ही लड़के को पालने की जरूरत पड़ती है, ना ही लड़की को पालने की जरूरत पड़ती है। सभी स्वविवेकी यानी अपने आप में सक्षम होते हैं कमाने, चाहे लड़की हो या
लड़का, सभी अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव करना जानते हैं ना। कोई लड़के यूं सोचती है कि ठीक है भाई, ले जाने वाला करता रहेगा, अपने क्या काम है, बैठे रहो घर पे, है? कोई ऐसा सोचता है? कोई ऐसा लड़का सोचता है कि वो आने वाली कमा लेगी, टेंशन ही नहीं है, मैं तो ऐसी से शादी करूं जो फुली सेटल हो, है ना, कोई ऑलरेडी जॉब में हो, उससे शादी करूं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। कुछ निकृष्ट हो सकता है, देख अपवाद सब जगह मिलता है, तेरे नहीं करने से कुछ नहीं होता, अपवाद सब जगह मिलता है इस दुनिया में, किसी भी जगह ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे अपवाद नहीं मिले, अपवाद सब जगह मिलता है। तबीयत खराब है, एक ही कमेंट को बार बार करोगे दीपक जी, तबीयत खराब है, ठीक है, हाँ ओके चले। तो हु वन टेक्स केयर यानी जो देख रेख करता है। इसी एनिमल हस्बेंड्री यानी देखो, वैसा तो पशुपालन को मेरे को लाइव स्टॉक लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, जिसमें आता है पशुओं को पालना। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में अपन वास्तविक रूप में क्या करते हैं, ये शब्द काफी बार पूछा जाता है आप लोगों से। यही क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है। सुपरवाइजर 2018 या 2015 में एक क्वेश्चन बना था, उसमें यही था कि पशु की वह कला जिसके अंदर पशु का पालन पोषण भरण आवास एवं प्रजनन के साथ साथ उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था पशुपालन, ऑप्शन नंबर सेकंड था एनिमल हस्बेंड्री, और ऑप्शन क्या सही था? एनिमल हस्बेंड्री। पशु पालने की कला है, क्या है? पशु को पालने की एक कला, पशु को पालने की एक कला, जिसमें पशुओं का पालन पोषण। अब इस पालन पोषण में सारी चीजें आ जाएगी, काउंट करेंगे, पालन पोषण तथा प्रजनन एवं उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना, उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री नॉट पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री नॉट पशुपालन। ये शब्द ध्यान रखो, क्योंकि जब भी ये डेफिनेशन, इसका जो क्वेश्चन बनेगा ये डेफिनेशन ही देके पूछेगा, कि पशुपालन की एक कला जिसमें पशु का पालन पोषण प्रजनन एवं उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसी को हिंदी में लिखा होगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये चीज काफी बार पूछी जाती है। अब पालन पोषण में ही, अभी पालन पोषण में क्या क्या चीज हो सकती है? आवास हो सकता है, आहार हो सकता है, और स्वास्थ्य भी तो हो सकता है, हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीजें अपन किसमें करते हैं? पालन तथा पोषण में करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका? एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें अपन पशुपालन हिंदी में बेसिक कन्वर्ट करके रखते हैं। पशुपालन नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी इसको आप लोगों को याद क्या रखना है? एनिमल हस्बेंड्री ही याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री में हस्बेंड्री हस्बैंड से बना है, जिसका मतलब होता है हु वन टेक्स केयर, यानी जो देखरेख करता हो, और डेफिनेशन के अंदर आप लोग लिखेंगे। और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना। कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ पशुओं की देखरेख करता हो, उसका दूध नहीं निकालता हो। हम लोग उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम कैसे? पशु जब तक दूध दे रहा है तब तक अपने घर में बंधा हुआ है, पशु जब तक दूध दे रहा है तब तक अपने घर में बंधा हुआ है। जैसे ही पशु दूध देना बंद करता है, अपन उसको खुला छोड़ देते हैं। क्यों? ये अपनी वास्तविकता है। आप समाज में देख रहे हैं, इतनी अनलिमिटेड गायें जो है सुनी घूमती रहती है। क्या वो सुनी है? उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, सबका मालिकाना हक है, और सब अपना हक जताएंगे कब? जब वो दूध देने लगेगी। जैसे ही उसका दूध देने का टाइम आया, सब अपना अपना हक जताने लग जाएंगे कि ये गाय मेरी। आज गायों के अंदर एक विशाल बीमारी जो चल रही है, ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है ना कुछ। जब यही बीमारी मानवों में थी तब गवर्नमेंट बड़ी उछल कर पड़ रही थी। यही था ना। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं राजस्थान सरकार को भी दोष देता हूँ, भारत सरकार को भी दोष देता हूँ।
पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बीमारी जोरों शोरों से चल रही है, अनलिमिटेड गायों की मौत हो रही है, सरकार कोई देख रेख नहीं कर रही है। लंपी स्किन डिजीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग भली प्रकार से परिचित होंगे, लंपी स्किन डिजीज बहुत ज्यादा मार्केट में चलती है। क्यों? गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए? ये भी तो सोचना चाहिए, इंडिया की 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन ओनली एग्रीकल्चर। भारत की 70% पॉपुलेशन किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, और उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो पशु है। अगर जो पशुपालक है, जितने भी कृषक है, अगर उनके पशु की मौत होगी तो उनको आर्थिक नुकसान नहीं होगा? गरीबों को हमेशा ही मारा जाता है, गरीबों को हमेशा ही दबाया जाता है, चाहे पशुपालक हो चाहे किसान हो, उनकी वैल्यू नहीं समझते। जहां भारतवर्ष में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने की बात चल रही है, वहीं गायों की अनलिमिटेड मौत हो रही है। चले अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पशुधन, किसकी बात करूं? पशुधन। पशुधन जिसे आप बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, डोमेस्टिक एनिमल। क्या होता है डोमेस्टिक एनिमल? पशुधन किसे बोलते हैं? देखो, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर वो सारी चीजें आएगी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ वगैरह, ऊंट, सुअर, खच्चर वगैरह, सारी चीजें अपन इस एनिमल हस्बेंड्री में काउंट करते हैं। लेकिन पशुधन, डोमेस्टिक एनिमल, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन सा था? फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ते के बाद भेड़, कुत्ते के बाद भेड़। तो कुत्ता नॉर्मली था, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर अपने कृषक मित्रों के संबंध में अगर बात की जाए तो आप भेड़ ही आंसर सही करोगे। ठीक है, भेड़ ही मिलता, कुत्ता आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक एनिमल यानी पशुधन किसे बोलते हैं? जिनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता, जिनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता, आर्थिक लाभ, जिनसे कोई आर्थिक लाभ मिलता हो। जैसे आर्थिक लाभ कौन कौन से? दूध, चमड़ा, मांस, इसके अलावा ऊन, इसके अलावा खाद, गोबर के रूप में, यह भी तो एक आर्थिक लाभ है। यह भी क्या है? एक आर्थिक लाभ। यानी डोमेस्टिक एनिमल, जिन भी पशुओं से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। और मेजर डोमेस्टिक एनिमल में कौन कौन से आते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु भेड़। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमुख पशु है कौन सा? भेड़। बकरी, गाय, भैंस। अगर भारत में पूछा जाए तो क्या करोगे? गाय करोगे। राजस्थान में पूछा जाए तो कौन करोगे? राजस्थान में और भारत। ठीक है, भारत का प्रमुख पशु गाय, जिसे अपन गोवंश, कैटल के नाम से जानते हैं, और राजस्थान की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भेड़। ठीक है, इसके अलावा माइनरी ऊंट। क्या है? ऊंट। ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल है, लेकिन डेयरी पर्पज से कोई उपयोगी नहीं है। डेयरी पर्पज से डेयरी उपयोगी नहीं। क्यों नहीं है डेयरी उपयोगी? इसके दूध में विटामिन सी ज्यादा है, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी ज्यादा है, जिसका क्या है? दूध का दही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसके दूध में बैक्टीरिया अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए ये डोमेस्टिक एनिमल के बारे में ध्यान रखना। अब सामान्य शब्दावली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामान्य शब्दावली। साथ का साथ लिखना हो तो लिखते रहना, या फिर एक बार लास्ट में लिखोगे या साथ का साथ लिखोगे? साथ का साथ करते रहो, जो भी है साथ का साथ लिखते रहो, रुकना नहीं। बिल्कुल। 7700 ईसा पूर्व बकरी, बिल्कुल। 8700 ईसा पूर्व भेड़, बिल्कुल। मन्नत कौर जी, बिल्कुल। सभी का स्वागत है, बड़े जोरों शोरों से आप क्लास में जुड़े हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, बुक देखो, आप जितनी बुक पढ़ोगे, जितना माध्यम आप चुनोगे, उतना ज्यादा भटकोगे। एग्रीकल्चर में सीधा सा एक ही वर्ड याद रखना, सेल्फ नोट्स होने चाहिए, खुद के बनाए हुए नोट्स ही पढ़ो। चाहे आप जिंदगी में कोई सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम फाइट करो, आप खुद के बनाए हुए नोट्स ही हमेशा पढ़ो, मैं ये चीज कहता हूं। बाकी अपनी सार चल रही है, आप सार से कंसल्ट कीजिए, आप 2-4 बुक लीजिए, हर एक बुक में अलग अलग डाटा आप लोगों को मिलेगा। तो डाटा जो क्लास अपन किस लिए लेते हैं?
क्लास अपन किस लिए लेते हैं भाई? पढ़ना। आप लोग इतने बौद्धिक जीवी है, इतने समझदार है कि आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन एग्रीकल्चर में ज्यादातर दिक्कत आती है किसमें? डाटा से रिलेटेड। और उस डाटा के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लासें कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, जाहिर सी बात है आप लोगों का लिखो 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 भाई, आभार आपका, बिल्कुल लिखते रहो, साथ का साथ लिखते रहो। आप लोग भी साथ का साथ लिखते रहे, है ना, रुके नहीं, पेन चलाते रहे, मेहनत करें भाई। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, बिन मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। करूं नेक्स्ट? ना ना या हाँ हाँ ना? पशुपालन में इतना भी नहीं खोना कि लास्ट में चलते चलते पशु ही बन जाओ, है ना। हाँ, लोगों की आदतें देखिए, लास्ट में जाते जाते बह 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 करने लगते हैं, है ना। लास्ट में जाते जाते ऐसे नहीं कि पशु जैसी हरकतें ही करने लग जाओ। ठीक है, महावीर प्रसाद वर्मा, ठीक है। हाँ चले नेक्स्ट देखते हैं। पशुधन, जिनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो, जिनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पता रहता है कि क्या क्या आर्थिक लाभ अपने को मेजरली पशु से मिलता है। सीधा सा लिखिए, पशुधन के अंदर अपन मुख्यतः किन किन पशुओं को काउंट करते हैं? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। 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 ठीक है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। अब हेडिंग डालना, सामान्य शब्दावली। हेडिंग क्या डालोगे? सामान्य शब्दावली। हेडिंग डालना। वैसे मैं चाहता तो टेबल रूप में करवा देता तो ज्यादा रहता, लेकिन एक ही टेबल में आप लोगों के पास खिचड़ी पैदा हो जाती है, पूरी की पूरी खिचड़ी आप लोगों को मिल जाती है। खिचड़ी नहीं करनी किसी भी चीज को, ठीक है। चले, सामान्य शब्दावली क्या डालोगे? हेडिंग सामान्य शब्दावली। सबसे पहला अपने पास आता है प्रसव की क्रिया। क्या आती है? प्रसव की क्रिया। प्रसव, किस पशु में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? किस पशु में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? पास्चुरेशन की बात कर रहे हैं। तो गाय तथा भैंस के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया होती है, सीधा सा प्रसव का मतलब बच्चा देने की क्रिया। प्रसव का मतलब क्या होता है? बच्चा देने की क्रिया। गाय तथा भैंस, गाय व भैंस, गाय तथा भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग। काविंग भाई, नवजात बछड़े को अपन यहां पर काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ। तो बच्चा देने की क्रिया क्या होगी? काविंग। गोट में बच्चा देने की क्रिया क्या होती है? अब ये याद करने के लिए सीधा सा देखो, बकरी के बछड़े को अपन क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। बकरी, बकरी के बछड़े को क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। तो क्या होगी? किडिंग होगी। दो तरह की किडिंग मेजरली जनरली प्रचलित होती है। एक किडिंग जो आप लोग करते हैं, एक किडिंग जो बकरी करते हैं। आप लोग करते हैं वो मजाक करते हैं, है ना। आपका मतलब क्या है? मजाक। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। इसका मतलब क्या? मजाक कर रहा हूं। बकरी मजाक नहीं करती। बकरी क्या करती है? बच्चा देती है। ठीक है, बकरी क्या करती है? बच्चा देती है। ठीक है, जिससे अपन क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। शिप क्या करता है? देखो, इसको अपन क्या बोलते हैं? भेड़ के जो बछड़ा होता है, भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है, मेमना होता है, उस मेमने को अपन क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्ब। और इसका मतलब क्या होगा? लैम्बिंग। क्या होगी? लैम्बिंग। बच्चा देने की क्रिया क्या होगी? लैम्बिंग। सीधा सा, गाय भैंस के बछड़े को क्या बोला जाता है? काफ। तो क्या होगी? काविंग। बकरी के बछड़े को क्या बोला जाता है? किड। तो क्या होगी? किडिंग। और भेड़ के बछड़े को बोला जाता है लेम। मेमने को क्या बोला जाता है? लेम। तो क्या होगी? लैम्बिंग होगी। हैन, मुर्गी में क्या होती है? हैचिंग होती है। क्या होती है? हैचिंग। हैचिंग का मतलब, अब मुर्गी तो देती है बेचारी अंडा। मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है। तो अंडे से चूजे का बाहर निकलना, अंडे से चूजे का बाहर निकलना कितने दिनों में होता है? 21 दिनों में होती है। कितने दिनों में होती है?
21 दिन। हैचिंग कितने दिनों में होती है? 21 दिनों में। यानी अंडे से चूजा जो बाहर निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। कंप्लीट, एक एक शब्दावली अपन इस तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अंडा देना लेइंग, मन्नत कौर जी, अंडा देना क्या होता है? लेइंग। अंडा देने की क्रिया लेइंग, और अंडे से चूजे का बाहर निकलना बिल्कुल अननोन जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी, क्लास कंटिन्यू होगी, क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है, डेली होगी 21 दिन में, 28 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ मेटिंग। एक्ट ऑफ मेटिंग, मेटिंग का मतलब मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया। संभोग किस पशु में? देखो दो चीजें होती है, एक होता है मेटिंग, एक तो क्या होता है? मेटिंग, एक होता है मेटिंग और एक होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। दो शब्द मेजरली ध्यान रखना, दो शब्द मेजरली ध्यान रखना। मेटिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकल, फिजिकली। मेटिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकली। सीधा सा समझ गए, सीधी सी वर्ड है। मेटिंग का मतलब होता है फिजिकली, फिजिकली कॉन्टेक्ट में आना क्या कहलाएगा? मेटिंग कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। क्या होगा? निषेचन में क्या होगा? अंडे को कौन भेदेगा? शुक्राणु। अंडे को कौन भेदेगा? शुक्राणु, ठीक है। अंडे को जो शुक्राणु भेजता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये दोनों ही शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि मेटिंग का मतलब फिजिकली कांटेक्ट में आना, मेटिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकली कांटेक्ट में आना। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक अंडे को शुक्राणु के द्वारा भेदना, एक अंडे को शुक्राणु के द्वारा भेदना। और ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां होती है? चले, मेटिंग की क्रिया कहां होती है? एनिमल की बात करूंगा भाई, एनिमल पढ़ा रहा हूं तो और किसकी बात करूंगा? मेटिंग की क्रिया कहां होती है? सोचना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ओविडक्ट, जिसे अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? देखो हंसी मजाक करते रहना चाहिए। हाँ, कल नारू जी बोल रहे थे, ठीक है। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब। अब काफी बार क्या होता है कि ओविडक्ट दे देता है निषेचन। पशु के शरीर में निषेचन की क्रिया कहां होती है? ओविडक्ट में होती है या फेलोपियन ट्यूब में होती है? तो ओविडक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं? फेलोपियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोपियन बोलते हैं। या तो ओविडक्ट का मतलब अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी। इंग्लिश मीडियम में है क्या इसमें? कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओविडक्ट का मतलब अंडवाहिनी और फेलोपियन ट्यूब को ही अपन ओविडक्ट बोलते हैं। अब देखो एक्ट ऑफ मेटिंग क्या है? एक्ट ऑफ मेटिंग, गाय, क्या क्या है? गाय, भैंस, बकरी व मुर्गी, इन सब में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विंग। इन सब में मेटिंग की क्रिया को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोला जाता है, ठीक है। भेड़ के अंदर क्या बोला जाता है? भेड़ क्या करता है? टपिंग, ठीक है। हाँ, भेड़ क्या करता है? टपिंग, ठीक है। टैपिंग बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैमल क्या करता है? ऊंट, ऊंट में क्या होता है? ये नया है, ये नया है, ठीक है। ऊंट में होता है लखान। ऊंट में क्या होता है? लखान, लखन, है ना। हाँ भाई, लखन बिगड़ रहा है ना, लखन नहीं बिगड़ना है यहाँ, लखान। लखान मेजरली क्या बोला जाता है? लखान। ये एक अरबी शब्द है। ये क्या है? अरबी शब्द है। लखान के नाम से जानते हैं। पिग में क्या होता है? पिग में क्या होता है? अरे, फेरोविंग होती है सुअर में बच्चा देने की क्रिया। सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या होती है? फेरोविंग। जबकि जबकि
एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहते हैं अपन? कपलिंग। क्या बोलते हैं? कपलिंग। ये ध्यान रखना, एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलेंगे? कपलिंग बोलेंगे। ठीक है, चल मुर्गी में हो ही गया था हैन, मुर्गी क्या करेगी? सर्विंग होगी। मुर्गी में क्या होती है? सर्विंग होती है। ठीक है, मुर्गी में मेजरली सर्विंग ही याद रखना आप लोगों को। चले, गाय भैंस भेड़, गाय भैंस बकरी और मुर्गी, गाय भैंस बकरी और मुर्गी क्या कर रही है? सर्विंग करेंगी, यानी इनकी मेटिंग की क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? सर्विंग बोलेंगे। भेड़ की मेटिंग की क्रिया को क्या बोलेंगे? टपिंग बोलेंगे। ठीक है, पिग की मेटिंग क्रिया को क्या बोलेंगे? कपलिंग बोलेंगे। याद क्या रखना है? टैपिंग याद रखना है और कपलिंग याद रखना है। ये दोनों ही चीजें बार बार पूछी जाती है, इन दोनों ही चीजों पर फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें। लिख लिया? लिख लिया? चले अगला देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं? बॉडी टेम्परेचर, पशु के शरीर का तापमान। किसकी बात हो रही है? शरीर का तापमान। पशु शरीर का तापमान की बात करते हैं। अब आप लोग क्या करो, एक एक बंदा कमेंट करते चलो। ठीक है, गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का कितना होता है? एग्जैक्ट लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जैक्ट आप लोगों को यहां लिखवा रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, सबको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। भाई थर्मामीटर के द्वारा हम नापेंगे, बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा लेंगे? थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है, चले भैंस का कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस का कितना होता है? 101। बकरी का कितना होता है? बकरी का कितना होता है? 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ का कितना होता है? भेड़ का कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी वे में याद हो जाएगा, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। ऊंट अभी अपन स्किप करते हैं, ऊंट का अपन बाद में देखते हैं। मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं यहां बात कर लूं किसकी? ऊंट की। ऊंट का बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, भिन्न होता है। सुबह के 6 बजे अगर आप देखोगे तो आपको 93 फ़ारेनहाइट मिलेगा। कितना मिलेगा? 93 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको सुबह के 6 बजे मिलेगा। जबकि अगर आप शाम को 6 बजे देखोगे तब आपको मिलेगा कितना? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। वेरिएबल होता है इसलिए मैंने इसको अलग किया है, वेरिएबल होता है इसलिए मैंने इसको अलग किया है। चले बताएं, निम्न में से किस का बॉडी तापमान सर्वाधिक होगा? निम्न में से सर्वाधिक बॉडी तापमान किसका होगा? है, निम्न में से सर्वाधिक तापमान किसका होगा? मुर्गी का। निम्न में से सर्वाधिक किस पशु का तापमान होता है? बकरी का होता है। किसका होता है? बकरी का होता है। समझदार हो गए। चले अब आपके सामने समस्या क्रिएट कर देता, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया है ना। सारा मैंने किसमें लिखाया? फ़ारेनहाइट। अब आपको देगा किसमें? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस दे दिया आपको। क्या? डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, करो किसको करो? सबसे इजी क्या है? 102 को कन्वर्ट करो, कितना डिग्री सेल्सियस होगा? देखो दोनों चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है। आप सेंटीग्रेड भी याद करें, फ़ारेनहाइट भी याद करें तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। आप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलोगे, 100 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलकर फिर आप बोलोगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये थोड़ा विचित्र हो जाता है, थोड़ा अजीब लगता है। दोनों चीजें एक साथ याद नहीं होगी, एक चीज याद करो, या तो आप डिग्री सेल्सियस याद करो या डिग्री फ़ारेनहाइट याद करो, लेकिन आपको कन्वर्जन आना चाहिए, परिवर्तन करना आना चाहिए। अगर हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत होती है, सभी जानते हैं परिस्थितियां विपरीत होती है, और विपरीत परिस्थितियों में अगर आपने फ़ारेनहाइट में याद किया, डिग्री सेल्सियस में दे दिया, अगर आपने सेल्सियस में याद किया, फ़ारेनहाइट दे दिया, तब आप क्या करोगे? करो, देखो सेंटीग्रेड याद करना हो तो क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32, 5/100
करो, कन्वर्ट करो एक बार इसको, करो कन्वर्ट। फॉर्मूला आपके सामने है। कन्वर्ट किसको करोगे? सीधा सा 100 को करो, सीधा सा किसको करो? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल सूत्र से ही करना है चेतन राम जी, बिल्कुल। धन्यवाद गुड्डू शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास सेंटीग्रेड हो और फ़ारेनहाइट ज्ञात करना हो तब आप क्या करेंगे? सेंटीग्रेड, ठीक है, 9/5 माइनस +32, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के सामने, दोनों ही फॉर्मूले सामने। जल्दी से कन्वर्ट करके दिखाओ। 100 को कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? 100 को। सौ को कन्वर्ट करना है, किसको करना है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मैंने दिया है, उसको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जल्दी से आंसर दे दो। अरे फॉर्मूले से कर तो लोगे रे, या गुणा भाग भी सिखाऊं? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है मन्नत कौर जी। 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37.5। आंसर अपना यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो अगर आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करते हो? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए था? 37.5 आना चाहिए था। बस उसी को आप वापस किस में कर लो वेरीफाई करने के लिए। 37.5 को ही किस में कन्वर्ट कर लो? वापस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। ये फॉर्मूला रखें। एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, इन सारों को फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चल अगला अपना क्वेश्चन क्या कहता है? पल्स रेट यानी नाड़ी दर। अगला क्वेश्चन अपना जो नॉर्मल है वो क्या है? पल्स रेट या नाड़ी दर। नाड़ी दर, पल्स रेट। अगला टॉपिक अपन किस पे बात कर रहे हैं? पल्स रेट के ऊपर बात करें। ये सब क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलो या टॉपिक बोलो, माइनर है, क्वेश्चन के हिसाब से ही अपन एक एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं। नाड़ी दर, देखिए नाड़ी दर की अगर मैं बात करूं, अलग अलग पशु की भिन्न नाड़ी दर होती है। नाड़ी दर कितनी होती है? जैसे मुर्गी की बात करूं, मुर्गी में नाड़ी दर कितनी होती है? पल्स रेट कितनी होती है मुर्गी की? पल्स रेट कितनी होती है? 200 से 400, 200 से 400 पर मिनट, ठीक है। भेड़ बकरी की कितनी होती है? भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी की कितनी होती है? 70 से 80। गाय तथा भैंस की कितनी होती है? गाय व भैंस की कितनी होती है? 40 से 50, ठीक है, 40 से 50। वैसे तो देखा जाए भैंस का जो एग्जैक्ट होता है वो कितना होता है? 40 से 45 होता है। कितना होता है? 40 से 45 होता है। ऊंट की अगर बात करें, ऊंट में कितनी होती है? ऊंट में कितनी होती है? 30 से 40 के बीच में याद। ऊंट में कितनी याद रखोगे? 30 से 40। सबसे ज्यादा नाड़ी गति किसकी होती है? मुर्गी की होती है। सबसे ज्यादा पशुओं में भेड़ व बकरी, ठीक है, ठीक है। ये नाड़ी गति है। अब देखो आप लोगों की नाड़ी गति ज्ञात करनी है तो डॉक्टर क्या करता है? आपके हाथ को इस तरह से पकड़ता है ताकि आप लोगों की पल्स रेट क्या है वो पता कर सके। इसी तरह से सेम अपन पशुओं में भी क्या करते हैं? नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट रखते हैं, ठीक है। जैसे दो चीजें आती है अपने पास, एक तो आता है कॉक्सिजियल धमनी। क्या आता है? कॉक्सिजियल धमनी। ये कॉक्सिजियल धमनी कहां होती है? कॉक्सिजियल धमनी क्या होती है? पूंछ के अदर भाग पर या फिर पूंछ नीचे, ठीक है। पूंछ का जो अदर भाग, पूंछ का जो जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वहां पर यह कॉक्सिजियल धमनी होती है। यानी आपको गाय तथा भैंस के अंदर
नाड़ी गति पता करना है तो आप कहां से करोगे, कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा। जो कॉक्सीजियल धमनी कहां होती है, पूंछ के नीचे वाले भाग में, पूंछ के नीचे वाले भाग में। जस्ट आपको उठानी है क्या, पूंछ, और पूंछ का जो गुदा है उसी जगह पर आप लोगों को हाथ लगाकर पता करना है। दूसरा अपने पास आता है फेमोरल धमनी, और फेमोरल धमनी कहां होती है, फेमोरल धमनी होती है जांग के बीच में। कहां होती है, जांग के मध्य में, जांग के जो मध्य में ये फेमोरल धमनी होती है। ठीक है, अगर आपको बकरी तथा भेड़ में नाड़ी गति पता करना हो तो ये जो जांग वाला पोर्शन, इस जांग वाले पोर्शन को बीच से दबाकर रखना पड़ेगा, वहां से आप लोगों को एग्जैक्ट इसकी नाड़ी गति पता चल जाएगी कि 1 मिनट में कितनी बार ये धड़क रही है। ठीक है, चलो आपका दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, नाड़ी गति पता आप लोगों को आपकी क्या, पल्स रेट, हाँ नहीं पता, पता करना। चले देखिए, कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, भैंस तथा गाय के अंदर अपन कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा करते हैं। और कॉक्सीजियल धमनी कहां होती है, पूंछ के अदर भाग यानी पूंछ के नीचे वाले हिस्से में। फेमोरल धमनी कहां होती है, जांग के मध्य भाग में होती है, और इसमें भेड़ तथा बकरी की नाड़ी गति पता की जाती है। भेड़ तथा बकरी की नाड़ी गति अपन किसके द्वारा पता करेंगे, फेमोरल धमनी के द्वारा करेंगे। एक मैक्सिलरी धमनी और होती है, मैक्सिलरी के द्वारा अपन घोड़ा वगैरह में यूज करते हैं, तो अपने घोड़ा है ही नहीं तो अपन इतना लोड लेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अपना क्या कहता है, मेजर ग्रुप्स, समूह। किसकी बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, झुंड की बात हो रही है। होता है ना, अलग अलग समूह अलग अलग नाम से जाना जाता है, होता है ना, अलग अलग समूह अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप लोगों में भी अलग अलग समूह बने रहते हैं, है ना। जैसे वो बोल रहा है बैक बेंचर्स, ये फ्रंट बेंचर्स। जिंदगी में ना बैक बेंचर्स कुछ उखाड़ पाते हैं, ना ही फ्रंट बेंचर्स उखाड़ पाते हैं। वास्तविक मायने में आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल पीपल है वो सबसे ज्यादा बैक बेंचर है या फ्रंट बेंचर है? तो फिर आगे बैठने वाले क्या कीर्तन करते हैं? होता है, फर्क यही होता है। जो मोस्ट टैलेंटेड होते हैं, मैंने कहा था ना एक दिन में बता रहा था आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा होशियार होता है, जो सबसे ज्यादा होशियार होता है वो किस में जाता है, साइंस डिपार्टमेंट। किस में जाता है, साइंस। और साइंस में भी लेता है मैथ, बीटेक वगैरह करता है। क्या करता है, बीटेक वगैरह। उससे थोड़ा कम बायोलॉजी सेक्टर में आता है, डॉक्टर वगैरह बन जाता है। उससे थोड़ा कम आर्ट्स से डिग्री वगैरह कर लेता है, आईएएस आईपीएस बन जाता है। ठीक है, और जो स्कूलिंग वाले होते हैं, स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, नेता वेता बन जाते हैं। ठीक है, नेता वेता बन जाते हैं। जिनको इस सांसारिक मोह माया से कोई लोभ नहीं है, वो बन जाते हैं बाबा। वो क्या बन जाते हैं, बाबा। सात्विक जीवन जीने लगते हैं, सात्विक जीवन जीने लगते हैं। अब देखना आप लोग, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट किसका है, देखना। एक डॉक्टर बना, एक क्या बना, डॉक्टर बना, और एक बना इंजीनियर। ठीक है, ये दोनों किसके अंडर काम करेंगे, आईएएस आईपीएस के अंडर। ठीक है, अब आईएएस आईपीएस तो इनसे कमजोर था, फिर भी क्या बना, आईएएस आईपीएस बन गया, क्योंकि आर्ट्स ली उसने। अब आईएएस आईपीएस के ऊपर बैठ गया स्कूलिंग करने वाला नेता, विधायक बन गया, कलेक्टर के ऊपर दाम जलाएगा आराम से। भाई उसका स्कूलिंग करके भी सक्सेसफुली रहा। आप लोग रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल पेंशन वगैरह लोगे, ये एक बार विधायक बना 5 साल के लिए पूरी जिंदगी पेंशन लेगा, एक बार पूरी वीआईपी कोटे से जिंदगी सरवाइव करेगा। एक बार विधायक बनने दो, एक बार विधायक बनने दो, पूरी जिंदगी दाग जमाएगा अपनी, और आराम से पेंशन वेंशन लेकर वीआईपी सुविधा का, सुख सुविधा जितनी भी है वो उसका उपयोग करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी बेरोजगार है उनकी पेमेंट काट के उनको देना चाहिए। बेवजह पेमेंट ले रहे, भी 5 साल काम किया आपने, 5 साल पेमेंट ले लिया, खत्म मैटर है। आप लोगों को अभी तो पता होगा गवर्नमेंट सर्वेंटों की पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं की पेंशन चालू रही थी। क्यों? क्योंकि नेता क्या है, जनप्रतिनिधि है। क्या है, जनप्रतिनिधि। और ये जनप्रतिनिधि सबको अंडर में रखता है, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक आईपीएस हो, चाहे एक इंजीनियर हो। और बना बेचारा जिसको सांसारिक मोह माया से कोई काम नहीं था, वो बना
साधु। अब ये डॉक्टर भी आएगा, ये इंजीनियर भी आएगा, ये आईएएस भी आएगा और ये नेता भी आएगा। बाबा जी इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहने वाला, ठीक है। ये है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। जो सबसे कम पढ़ा लिखा है उसकी धाम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलता रहे, अपने ऐसा नहीं है। देखो ये पारिवारिक पूंजी के स्रोत होते हैं। किसके होते हैं? पारिवारिक पूंजी के। जिनके पास अच्छी पारिवारिक पूंजी होती है वो इन चीजों में इन्वेस्ट करता है। अपने पास ना तो पारिवारिक पूंजी है, घर वाले लात मार के और घर से बाहर निकालेंगे। चलिए देखें, मेजर ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। तो गाय तथा भैंसों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय तथा भैंस। गाय व भैंस के समूह को अपन क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे, ठीक है, हर्ड। गोट व शिप और इसके अलावा पोल्ट्री, यानी भेड़, बकरी और मुर्गी। भेड़, बकरी व मुर्गी, इनके समूह को अपन क्या बोलेंगे? फ्लॉक। क्या बोलेंगे? फ्लॉक, ठीक है। जैसे भेड़ और बकरी के जो समूह को रेवड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवड़। लेकिन एक रेवड़ साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है। रेवड़ क्या है? आप लोगों के राजस्थानी शब्दावली के अंतर्गत आती है। रेवड़ किसे बोलते हैं? तो रेवड़ भेड़ तथा बकरी के समूह यानी ग्रुप को बोला जाता है, जिसमें 100-200 भेड़ बकरी एक साथ चल रही हो या जा रही हो। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन इसे क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे। इसी तरह से पिग, किसकी बात करते हैं? पिग। पिग को क्या बोलते हैं? इसका जो समूह होता है उसे ड्रॉव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉव। ये बिल्कुल सामान्य शब्दावली, बिल्कुल बेसिक टॉपिक आप लोगों का आज छेड़ा है मैंने। होम की बात करूं, घर की बात करूं, किसकी बात करूं? घर। ये तो क्या हो गया? समूह हो गया। अब अगर बात करें गाय तथा भैंस का जो घर होता है, उस घर को आप क्या बोलते हैं? बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्न, ठीक है। गाय तथा भैंस का जो घर होता है, यानी हाउसिंग मैनेजमेंट जब आप फॉलो करते हैं तो हाउसिंग मैनेजमेंट में पर्टिकुलर, जैसे आप लोग क्या करते हैं? शेड, कैटल शेड नॉर्मली बोलते हैं ना, कैटल शेड। उस कैटल शेड को क्या बोलेंगे? बर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्न। अब आप भेड़ तथा बकरी को कहां रखते हो? भेड़ तथा बकरी को बाड़े में रखते हो। कहां रखते हो? बाड़े में। उसको अपन क्या बोलते हैं? पेन। उसको क्या बोलेंगे? पेन। तो दोनों ही चीज याद रखना, बर्न और पेन। गाय भैंस में क्या होता है? बर्न होता है, और भेड़ बकरी में क्या होता है? पेन। दोनों ही चीजें याद रहेगी। ग्रुप नॉर्मल है, सीधा सा। गाय भैंस, हर्ड, बकरी, भेड़ और मुर्गी को क्या बोलेंगे? ड्रॉव, सॉरी, फ्लॉक। एंड सुअर को क्या बोल रहे हैं? ड्रॉव। और इनके घरों को क्या बोलेंगे? जैसे सुअर के घर को क्या बोलते हैं? सुअर। कीपिंग हाउस, हाँ बिल्कुल, जहां पाला जाता है। स्टे, क्या बोलते हैं? स्टे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सुअर के घर को क्या बोला जाता है? स्टे बोला जाता है। सुअर होता है या सुअर होता है? सुअर होता है, हाँ, और होता है, ठीक है। स्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टे बोलते हैं। बेसिक चीज है, कर लोगे याद, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, साउंड प्रोडक्शन, आवाज। किसकी बात कर रहे हैं? आवाज की। अब दोनों की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो नॉर्मली अगर बात करें किसकी? गाय व भैंस। गाय व भैंस ये क्या करती है? रंभाती है। क्या करती है? रंभाना। और इसी के रंभाने को अपन क्या बोलते हैं? बेलोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलोविंग, यानी बेलरिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है? बेलरिंग साउंड। कैसे रंभाती है गाय? कैसे रंभाती है गाय? अरे भाई थोड़ा एक्सपीरियंस लो, जिंदगी में एनिमल पढ़ रहे हो तो एनिमल के कुछ लक्षण भी ले लो। लास्ट में जाते जाते कंप्लीट इसी लैंग्वेज में बात करना, है ना। लास्ट में जाते जाते इसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देना। किसी को इशारा करना हो तो, है ना, हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई इशारा कर रहा है, कुछ काम में दिखे। यही होता है। अब ये तो ठीक है, भगवान की दया से कान बड़े नहीं है, लेकिन मक्खिया वक्खिया भगाने के लिए भी कानों को यूं यूं करते रहते तुम लोग, और अभी भी करते ही है। मक्खी बैठे तो हाथ लगाने की बजाय, अरे कान इतने बड़े थोड़े तुम्हारे, है ना। लेकिन हरकतें हो जाती है पशु जैसे। और पार्श्विक पशु को कहकर मैं पशु को और एक इंसल्ट फील करवाता हूँ। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी अगर बात करें तो पशु ही है। मानवों की सोच पशु से भी घिरी हुई, मनुष्य की सोच क्या है? पशु से भी घिरी हुई। वास्तव में मानव क्या है?
अरे मानव पशु है, बावड़ो, मानव पशुओं से भी गया हुआ है ना, मानव पशुओं से भी गया हुआ है। पशु बोलकर पशुओं की इंसल्ट मत करो तुम लोग। देखो पशु, जितने भी पशु होते हैं ना, वो निस्वार्थ भाव से अपने मालिक के साथ रहते हैं ना। आप किसी के साथ निस्वार्थ भाव से रह रहे हो? अगर आपकी वास्तविकता ये है कि अगर आपको आपके घर वालों से अगर कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा ना, तो एक पल के लिए आप अपने घर वालों को छोड़कर आ जाते हैं। ये हकीकत है वास्तविकता में। बचपन में पिता आपको स्कूल में छोड़ने जाती है, माता आपको स्कूल में छोड़ने जाती है, और लास्ट में आप क्या करते हो? उनको हाउसिंग बोर्ड में डाल देते हो। वृद्धावस्था में वृद्धालय जो होता है, ठीक है, वृद्धा आश्रम वगैरह होते हैं, आप उनमें छोड़ आते हो उनको। ये वास्तविकता है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है वास्तविक मानव वही होता है। अब निस्वार्थ भाव से तो कोई सेवा इस दुनिया में करता नहीं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की जाते हैं तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। यही कंडीशन जब हम लोगों ने 1 रुपए में ऐप बेचा था, 1 रुपए में सिलेबस हाईटेक से प्रोवाइड करवाया था, हजारों लोगों ने सुपरवाइजर में पिछली बार 1 रुपए में खरीदा, लेकिन उन्होंने क्या किया? ठीक है 1 रुपए में ही तो लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि मटेरियल की बात करूं, स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्टडी मटेरियल देने वाला ऐप था हाईटेक क्लासेस उदय। सबसे ज्यादा एक सब्जेक्ट 4 टीचरों से पढ़ाकर उसमें ऐड किया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या था? क्यों? तवज्जो नहीं मिलती। इसीलिए अब रेट आसमान है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत कम। तो जितने भी मेरे साथी बंधु अगर ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, हाँ, ऑनलाइन सुपरवाइजर की फीस अभी बताता हूँ 2 मिनट, है ना, 999 के समथिंग होगी या 499 होगी, बता दूंगा अभी। ठीक है, ठीक है, जो भी होगा अभी मैं बता दूंगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं किसकी? भेड़ व बकरी की। किसकी बात करें? भेड़ व बकरी। भेड़ व बकरी। भाई कहते हैं ना, वैल्यू बनानी है किसी इंसान की तो भाव खाओ, वैल्यू बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? भाव खाना पड़ेगा। ठीक है, भाव खाते रहो। ये क्या करती है? देखो ये क्या करती है? वाह वाह, या फिर बे बे, यही करती है ना। भेड़ बकरी क्या करती है? अरे भेड़ बकरी क्या करती है रे? बे बे करती है कि नहीं करती? हाँ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीट। और इसी से बना है ब्लीटिंग। बे बे करना, ब्लीटिंग। यानी भेड़ व बकरी के जो साउंड होता है, भेड़ व बकरी के साउंड को अपन बोलते हैं ब्लीटिंग। एंड गाय तथा भैंस के जो साउंड होता है, गाय तथा भैंस के साउंड को अपन क्या बोलते हैं? बेलोविंग बोलते हैं। यानी बेलरिंग करती है, रंबाती है। बेलोविंग अपन इसके साउंड को बोलते हैं, करती क्या? बेलरिंग करती है, रंबाती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा पॉइंट देखें, इसके अलावा पॉइंट आता है जनरल टर्म, सामान्य शब्दावली में। सबसे पहले मैं पकड़ता हूं किसको? गाय को। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके ऊपर? गाय के ऊपर। अच्छा ना, सारे टॉपिक अलग अलग कर दिए, सारे क्या कर दिए? अलग अलग। बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। और यही चाहता ना मैं, तो ये एक टेबल बनाता आराम से, 10 मिनट में इसको सोल्व कर लेता, 10 मिनट में इसको आराम से सोल्व कर लेता। अभी तो आप लोग कह देते हैं हाँ ओके, घर जाने के बाद आप क्या करते हैं? इस टेबल को सबसे पहले छोड़ते हैं। मुझे पता है, क्योंकि टेबल फॉर्म में कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेबलें याद नहीं होती, टेबलें याद नहीं होती। इसीलिए मैंने टेबल को क्या किया? हटा दिया, और अपन ने इसको क्या कर दिया? बाहर रख दिया। एक एक चीज को अलग पर्टिकुलर करके इजी वे में जितना, क्योंकि एनिमल वैसे भी इजी है और कोशिश करता हूं और इजी हो जाए। ठीक है, चले बात करते हैं किसकी? गाय की। अब गाय का जो नवजात बछड़ा होता है, क्या होता है? नवजात। नवजात बछड़ा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ। और इसी से अपन ने पकड़ा था क्या? बच्चा देने की क्रिया, काविंग। क्या पकड़ा था? काविंग। यंग मेल यानी युवा, युवा नर व युवा मादा। युवा का मतलब तो समझ गए ना? आप युवा है या प्रौढ़ है? आप युवा है या प्रौढ़ है? आप एडल्ट बनेंगे 30-35 साल बाद। अभी आप क्या है? युवा है, यंग जनरेशन है, सारा का सारा क्या है? यूथ है। ठीक है, अब ये यूथ देश को संवारता है या बिगाड़ता है, ये आपके ऊपर। ठीक है, देखिए गाय का जो नर होता है, युवा नर। कौन सा नर? युवा नर। उसको अपन बोलते हैं बुल काफ। क्या बोलते हैं?
बुल काफ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा जाता है हिपर। क्या पूछा जाता है? हिपर। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था। हिपर, हिपर, हिपर काफ यानी गाय की जो युवा मादा होती है, युवा मादा को अपन क्या बोलते हैं? हिपर बोलते हैं। गाय की युवा मादा को क्या बोलते हैं? हिपर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को सारी चीजें याद नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो आप न्यू बॉर्न बेबी याद करो, जो वैसे ही याद है, न्यू बॉर्न बेबी वैसे ही याद है। इसके अलावा आपको याद क्या करना है? यंग फीमेल याद करना है। क्या याद करना है? यंग फीमेल। ये यंग फीमेल ही हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि ये तो आप लोग कर लोगे, काफ वगैरह तो नॉर्मली कर लोगे, बुल लगाकर इसको सेट कर लोगे। लेकिन हिपर, यहां क्या हो रहा है? शब्द चेंज हो रहा है, इसलिए अपन इसको हिपर बोलते हैं। हिपर का मतलब क्या होती है? मादा होती है। मादा भी कौन सी? युवा मादा। दूसरी अपने पास आती है कौन सी? प्रौढ़, एडल्ट। कौन सी आती है? प्रौढ़। प्रौढ़ यानी एडल्ट। सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का भोगने के बाद बनता है प्रौढ़। क्या बनता है? प्रौढ़। सब कुछ सुख सुविधाएं ले लेता है, जितना जिंदगी में ऐशो आराम करना था कर लेता। इस एज में इसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, प्रौढ़। ठीक है, एक तरह से अपन इसको बोल सकते हैं बूढ़ा। क्या बोल सकते हैं? बूढ़ा। और मैंने अभी आप लोगों को बोला कि 35-40 साल के बाद हो जाओगे, तो क्या आप इतने जल्दी बूढ़े हो जाओगे? यूं है? हो जाओगे। मानसिकता गिर जाएगी। मानसिकता क्या होगी? गिर जाएगी। नई सोच नहीं रहती। नई सोच युद्ध में ही होती है, युद्ध में ही रहती है। युद्ध के बाद जो चल रहा है वो चलता रहता है। ठीक है, तो प्रौढ़ को अपन सीधा सा बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे? एक तो बोलेंगे गाय, क्या बोलेंगे? मादा को तो क्या बोलेंगे? गाय। कोई नर को तो गाय नहीं बोलेगा। और नर को क्या बोलोगे? सांड। क्या बोलोगे? सांड। क्लियर है? तो याद करने की सारी चीज क्या है? एक ही है। वो क्या है? यंग फीमेल, युवा मादा, जिसको आप क्या बोलोगे? हिपर बोलोगे। युवा मादा को क्या बोलोगे? हिपर बोलोगे। बिल्कुल आप भारत के भविष्य हो। दिख रहा है मुझे कितने गहरे पानी में हो और कितने अच्छे भारत के भविष्य हो। इसके अलावा देखो बेस। अब बेस में भी ज्यादा कुछ भी नहीं है। गाय और बेस, जहां अभी गाय वाली हेडिंग डाली थी ना, वहीं आप ओब्लिक करके कर लेना, गाय या बेस। दोनों की शब्दावली बिल्कुल सेम है। दोनों की शब्दावली बिल्कुल सेम है। उधर भी अपन ने न्यू बॉर्न नवजात को क्या बोला? काफ बोला। यंग मेल को क्या बोला? बुल काफ बोला। यंग फीमेल को क्या बोला? हिपर बोला। और एडल्ट को अपन ने क्या बोला? बुल एंड बफेलो। बुल एंड बफेलो यानी सांड और बेस, सांड और बेस। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो भैंस का जो सांड होता है, भैंस का जो सांड है, वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में तो सांड ही बोलना चाहिए, लेकिन अपन बोलेंगे पाडा या भैंसा। क्या बोलेंगे? भैंसा। भैंसा भी कोई शब्द नहीं है, ये तो ऐसे ही लगा दिया, मेल को भैंसा कर दिया। बाकी वास्तविक चीज क्या होती है? सांड ही होता है। क्या होता है? सांड ही होता। तो ये दोनों ही शब्दावली बिल्कुल सेम थी। गाय और भैंस दोनों की शब्दावली सेम थी, तो वापस रिपीट करने की जरूरत अपने को इसको नहीं है, साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात करते हैं किसकी? भेड़ की। किसकी बात करते हैं? भेड़। चले, भेड़ में क्या होगा? देखो, नवजात को क्या बोलेंगे? लैम्ब बोलेंगे। नवजात को क्या बोलेंगे? नवजात जो बछड़ा है उसको आप क्या बोला? लैम्ब। क्या बोला? लैम्ब। इसके अलावा देखिए, युवा, युवा नर को क्या बोलोगे? अरे युवा नर को क्या बोलोगे? मेल लैम्ब। क्या बोलोगे? मेल लैम्ब। याद नहीं करना है, ये दोनों ही आपको याद नहीं करना है, लेकिन बताना मेरा फर्ज था, बताना मेरा फर्ज है। याद नहीं करना है, मेल लैम्ब और फीमेल लैम्ब नॉर्मली है, युवा में याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है? युवा याद ना करके आपको याद क्या करना है? प्रौढ़, एडल्ट याद करना है। क्या याद करना है? प्रौढ़, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। प्रौढ़ जो नर होता है, प्रौढ़ नर को अपन क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम। और प्रौढ़ मादा को अपन क्या बोलते हैं? ईव। क्या बोलते हैं? ईव। ये शब्द याद करना। प्रौढ़ नर को क्या बोला जाएगा और प्रौढ़ मादा को क्या बोला जाएगा? यही क्वेश्चन मेजर पूछा जाता है। न्यू बॉर्न बेबी लैम्ब, न्यू बॉर्न बेबी क्या कहलाएगा? लैम्ब कहलाएगा। इसके अलावा एडल्ट यानी प्रौढ़ क्या कहलाएगा? नर जो होगा वो तो क्या कहलाएगा? रैम। और मादा क्या कहलाएगी? ईव कहलाएगी। बेसिक चीज है, और यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भेड़ से रिलेटेड अगर ये शब्दावली में से क्वेश्चन बना तो यही क्वेश्चन बनेगा कि भेड़ का जो प्रौढ़ नर है
प्रोड नर को आपने क्या बोला, रेम बोला, और प्रोड मादा को आपने क्या बोला, ईव बोला। ठीक है, इसी तरह से सेम बकरी के अंदर भी यही शब्दावली याद रखनी है भाई। नवजात को आप क्या बोलोगे, किड, नवजात। और इसी से अपन ने क्या बनाया था, किडिंग बनाया था। क्या बनाया था, किडिंग। यंग फीमेल और मेल छोड़ देना, यंग फीमेल और मेल छोड़ देना, वही चीज है यंग किड और मेल फीमेल किड, मेल किड और फीमेल किड। एडल्ट याद करना है, एडल्ट यानी प्रोड याद करना है, यहां पर ध्यान देना, प्रोड, प्रोड आपको याद करना है। प्रोड अगर नर है तो उसे आप क्या बोलोगे, बक या डोई, सॉरी बक, क्या बोलेंगे, बक, क्या बोलोगे, बक, बक यानी बकरा, बक यानी बकरा। ठीक है, प्रोड को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोड को ही अपन क्या बोलेंगे, बक बोलेंगे। दूसरा अपने पास आता है, अगर मादा है, प्रोड मादा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, डोई बोलोगे। क्या बोलोगे, डोई, डोई। या फिर इसी को अपन बोलते हैं नैनी, क्या बोलते हैं, नैनी। ये दोनों ही शब्द ध्यान रखना, डोई और नैनी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बकरा, चेतराम जी, मीना जी, बकरा, बिल्कुल। राहुल जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, धन्यवाद। मोहित मेहता, हाँ भाई ठीक है। बकरी देवी होती है और बकरा क्या होता है, देवता है। बकरी देवी होती है तो बकरा क्या होता है, राक्षस है। यह कुछ नहीं है, भ्रांति है। चले ठीक है, इसके आगे की जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।